क्या आप भी अक्सर साबूदानों को भिगोना भूल जाते हैं या फिर घंटों तक साबूदाना भिगोना आपको भी झंझट का काम लगता है? तो आज मैं आपके लिए साबूदाने से बनी हुई दो ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको साबूदानों को घंटों तक भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पहली रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है और इसे एक पैन में डालकर हम कुछ इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साबूदाना को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इनका कलर हमें चेंज नहीं करना है। इन्हें बस इतना ही हम रोस्ट करेंगे कि ये जो हमारे साबूदाना है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए ताकि इनके अंदर जो भी नमी है वो निकल जाए। तो ये देखिए साबूदानों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है और ये जो हमारे साबूदाने हैं वो अब अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो इन साबूदानों को अब हम एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि जो हमारे साबूदाने हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाए। तो जब तक साबूदाने हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने ली है आधा कटोरी भुनी हुई मूंगफली। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली हो तो कढ़ाई में डालकर उन्हें पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें और उनके छिलकों को हटा लें। अब इन मूंगफलियों को हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में और इन्हें हमें दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही हमें इसे पीसना है। और इसी तरह से जो हमने साबूदाने रोस्ट करके रख रखे हैं उन्हें भी हम ग्राइंड करके इनका भी पाउडर बना लेंगे। लेकिन ये जो साबूदाने हैं इनका हमें फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। हमने इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया था इसलिए बहुत ही आसानी से इनका इस तरह से फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू और इन आलूओं को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जो आगे रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसमें अगर आलू के बड़े बड़े चंक्स आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और इस तरह से मैश करने के लिए आप चाहें तो पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैश करने के बाद में मैंने इसमें डाल दी है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच डाले हैं चिली फ्लेक्स और साथ ही डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और जो हमने मूंगफली का पाउडर बना के रख रखा है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा डाला है काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है व्रत वाला सेंधा नमक। अगर आप व्रत के बिना इसे बना रहे हैं तो आप सिंपल नमक भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद में जो हमने साबूदाने का पाउडर बना के रख रखा है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करना है। लेकिन अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमने बॉयल आलू इसके अंदर मिक्स किए हैं उनमें खुद का भी मॉइस्चर होता है। इसलिए पहले हम सभी चीज़ों को इन आलू के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें जितनी रिक्वायरमेंट लगेगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए पहले मैंने इन्हें इस तरह से आलू के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें इस तरह से बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी। आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो पानी है वो इस तरह से चम्मच से डाल रही हूँ ताकि हमारे इस डो में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना हो। हमें इस डो को गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नरम सा जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का डो लगाकर हमको इसका तैयार करना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हो चुका है। तो अब इस डो को हम इस तरह से कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अगर इस समय पर आपको ये जो डो है वो हल्का सा टाइट लगे तो आप इस पर वापस से थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार अच्छे से नीट कर लीजिए। ये देखिए मेरा भी डो थोड़ा सा टाइट हो चुका है क्योंकि जो साबूदाने थे वो हमने बिना भीगे हुए लिए थे। तो वो जो साबूदाने हैं वो फूलने के लिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण ये जो डो है वो हल्का सा टाइट हो जाता है। तो मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच पानी और डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से वापस से मैं इस तरह से नीट कर लूँगी। अब हाथों को मैंने पहले अच्छे से साफ कर लिया है और हाथों पर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है और इसे इस तरह से राउंड में घुमाते हुए इसकी एक लेमन साइज़ की बॉल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस इसी तरह से ये जो सारा डो है इसकी हम इस तरह से बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इन वड़ों को डीप फ्राई नहीं करेंगे,
इसलिए मैंने एक अप्पे पैन लिया है और इस अप्पे पैन के अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप यकीन मानिए, इसे बनाने में आपको केवल 2 टेबल स्पून ऑयल की ही ज़रूरत रहेगी और ये जो वड़े हैं वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो आप इन्हें तवे के ऊपर भी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर शैलो फ्राई कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को अब हमें मीडियम टू लो कर देना है और इन्हें मैं 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से ढक दूंगी ताकि हमारे जो ये वड़े हैं वो अंदर तक बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद में ये जो ढक्कन है इसे हटाकर हम इन्हें इस तरह से पलट लेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ये जो वड़े हैं इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। फ्लेम को हमें अभी मीडियम टू लो ही रखना है, नहीं तो इन वड़ों के ऊपर से तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर की तरफ से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें उलटते पलटते हुए हम इन्हें तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए, अब हमारी ये जो साबूदाना वड़ा कह लीजिए या फिर साबूदाना अप्पा कह लीजिए बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और खाने में ये जो साबूदाना वड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नॉर्मली जब हम साबूदाना वड़ा बनाते हैं तो उसके लिए साबूदानों को हमें काफ़ी देर तक भिगो कर रखना पड़ता है, लेकिन इन वड़ों को बनाने के लिए आपको साबूदाना को भिगोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी साबूदाना वड़ा खाने को मन करे तब आप इस तरह से इंस्टेंट साबूदाना वड़ा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। साबूदाने से आज हम जो दूसरी रेसिपी बनाने वाले हैं वो है खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। खिली खिली और बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए अब आपको साबूदानों को घंटों तक भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से 10 मिनट के लिए साबूदानों को भिगोते हैं तो आपकी भी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो भी इसी तरह से खिली खिली बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। साबूदाने की खिचड़ी बनाना वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हमेशा यही आती है कि जो साबूदाने की खिचड़ी है वो हमेशा चिपचिपी बनती है और परफेक्ट नहीं बनती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद में आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो खिली खिली और टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाने को ले लिया है। अब साबूदाने को हमें अच्छे से वॉश करना होगा। इसके लिए मैंने इसे इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके अंदर हम इस तरह से पानी डाल के इसे वॉश करेंगे। साबूदाने में काफ़ी मात्रा में स्टार्च भी होता है और काफ़ी गंदगी भी होती है। इसके कारण जब आप इसे इस तरह से वॉश करते हैं तो इसमें से जो पानी निकलता है वो कुछ इस तरह के वाइट कलर का होता है। तो आपको अपने साबूदानों को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना होगा जब तक कि इसमें से इस तरह से जो धुंधला सा वाइट सा पानी निकलना है वो बंद ना हो जाए और जो पानी है वो इस तरह से आपको क्लियर नज़र ना आने लग जाए। तो वैसे तो जब हम अपने साबूदानों को भिगोते हैं तो उसे कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोना पड़ता है, तभी हमारी जो खिचड़ी है वो अच्छे से बनती है। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से अगर आप 10 मिनट के लिए भी अपने साबूदानों को भिगोते हैं तो भी आपके जो साबूदाने हैं वो अच्छे से भीग भी जाते हैं और जो खिचड़ी बनती है वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो वैसे तो जब हम साबूदाने भिगोते हैं तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ही कम डालते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें पानी की मात्रा हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो इन साबूदानों में पानी डाल रखा है वो साबूदानों से करीबन 1-1 इंच ऊपर तक मैंने इसमें पानी डाल रखा है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको पानी कम नहीं डालना है। और इन साबूदानों को इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो साबूदाने हैं वो काफ़ी फूल चुके हैं। हमारे साबूदानों को भीगने के लिए जितना पानी चाहिए था हमारे साबूदानों ने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये देखिए इसकी जो ऊपर की लेयर है वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। अंदर की तरफ हल्की सी आपको कसर नज़र आएगी। बस इतना ही हमें अपने साबूदानों को भिगोना है। इससे ज़्यादा देर हमें इन साबूदानों को इस तरह से पानी के अंदर नहीं रखना है, इसीलिए आप इन्हें इस तरह से केवल 10 मिनट ही रखिए और 10 मिनट के बाद
जब आपके साबूदाने इस तरह से फूल जाएं, तब उसके बाद में आप एक छन्नी लीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा पानी साबूदानों में है वो इस तरह से निकाल दीजिए। और इस तरह से छानने के बाद में ये जो साबूदाने हैं, इन्हें आप इसी तरह से इसी छलनी के ऊपर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से जब आप रखेंगे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो अब आधे घंटे बाद में ये देखिए, हमारे साबूदाने में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अब सारा निकल चुका है। इसके अलावा अंदर की तरफ से जो हमारे साबूदाने हल्के से हार्ड नज़र आ रहे थे, तो अब हम जब इन्हें प्रेस कर रहे हैं तो अंदर तक जो हमारे साबूदाने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसे हम आज बिल्कुल नॉर्मल वाली हमारी जो लोहे की कढ़ाई होती है उसी में बनाएंगे, नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। इस तरह से जब आप साबूदानों को भिगोते हैं तो वो आपके नीचे कढ़ाई में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल भी आप बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं लगता है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैंने डाली है कुछ मूंगफलियाँ, और मूंगफलियों को गर्म तेल के अंदर कुछ देर के लिए इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो इनका टेस्ट है वो हल्का सा कड़वा सा आने लग जाता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इन्हें इस तरह से चला लीजिए और इसके बाद में किसी भी प्लेट के अंदर इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद डाला है 1 आलू, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और आलू डालने के बाद में इसे इस तरह से अच्छे से चलाते हुए कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक कि हमारे जो आलू है वो कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। और जब हमारे आलू इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए, तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्ची, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और 2 टमाटर, जिन्हें भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और टमाटर डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप व्रत में टमाटर ना खाते हो तो इसे स्किप कर दें, और अगर खाते हो तो इस तरह से आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक। ये जो हम व्रत में नमक खाते हैं वही वाला नमक है। इसके बाद में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप व्रत में लाल मिर्च पाउडर या फिर हल्दी पाउडर ना लेते हो तो इसकी जगह पर आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और मसाले डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए और ये जो टमाटर हैं हमारे वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 1-2 मिनट के बाद में जो हमने साबूदाने भिगो के रखे हैं वो हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे साबूदाने हैं वो बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। एक-एक जो साबूदाना है वो अलग-अलग आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत बार जब हम साबूदानों को बहुत टाइम के लिए भिगो देते हैं तब भी हमारी जो खिचड़ी है वो अच्छी नहीं बनती है। लेकिन इस तरह से जब आप साबूदानों को भिगोते हैं तो आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और इसके ऊपर इस तरह से किसी भी प्लेट से ढक्कन लगा दें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकने दें। 1 से 2 मिनट के बाद में ये देखिए, ये जो साबूदाने हैं वो कुछ आपको ट्रांसपेरेंट से नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे साबूदाने हैं वो अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, ये जो हमारी खिचड़ी है वो कढ़ाई में बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी है। हमारी जो कढ़ाई है वो नीचे से बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नींबू का रस। इससे भी हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो इसी तरह से खिली-खिली रहेगी, और इसके अलावा नींबू से इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमने मूँगफलियाँ तल के रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद में डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और एक बार वापस से अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी। तो अगर आप भी घंटों तक अपने साबूदानों को भिगोते हैं फिर भी आपकी जो खिचड़ी है वो अच्छी नहीं बनती है, चिपचिपी बनती है, नीचे कढ़ाई के अंदर लग जाती है, तो एक बार मेरी इस रेसिपी से ये जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बना कर देखिए। आपकी खिचड़ी हमेशा इसी तरह से खिली खिली और परफेक्ट बनेगी।
तो कैसी लगी आपको साबूदाने से बनी हुई ये दोनों रेसिपीज़? अगर ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।